हेलो दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था उत्पादन के कारक के बारे में, और इसके बाद हम लोगों ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। तो मैंने आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 3 बेस बताए थे। पहला बेस था कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। दूसरा ये था कि कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। और तीसरा ये था कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके आज हम लोग कंप्लीट उसका डिस्कशन करेंगे कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, अगर आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बात करें, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, तो अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं। बेसिकली 5 क्षेत्र हैं। पहला हो गया प्राइमरी सेक्टर, अब दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हो गया टर्शियरी सेक्टर, चौथा हो गया क्वाटरनरी सेक्टर, और पांचवा हो गया क्यूनरी सेक्टर। हिंदी में इसको बोले तो प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा चतुर्थ और पांचवा पंचम क्षेत्र। तो ये 5 क्षेत्र हैं जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। तो 5 इसमें क्षेत्र आते हैं। अब इसमें पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र आखिर किसको कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं। तो जहां पर उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा किया जाता है, उस सेक्टर को, उस क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जहां पर उत्पादन, जहां पर प्रोडक्शन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे में कृषि, पशुपालन, खनन या मत्स्य पालन, इस तरह के जो उद्योग हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि ये सारे उद्योग जो हैं वो दोस्तों जुड़े हुए हैं प्राकृतिक संसाधन से। जैसे अगर हम बात करें कृषि की, तो कृषि किससे जुड़ी है, भूमि से जुड़ी है, और भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसे हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर भी इसे कहा जाता है। इसमें जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, जो भी लोग यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। जीडीपी में अगर बात करें, देश की, भारत की जीडीपी में बात किया जाए तो 17% योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 55% जनसंख्या कार्य कर रही है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत की जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो 17% है, 17%। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या की अगर बात करें तो 55% जनसंख्या यहाँ पर कार्य कर रही है। तो यहाँ पर जनसंख्या जो एक ह्यूज पॉपुलेशन यहाँ कार्य कर रही है, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो मात्र ये 17% ही यहाँ पर रिजल्ट आपका आ रहा है। अब दोस्तों एक बात यहाँ आती है कि ये जीडीपी क्या होता है। तो इस जीडीपी के बारे में हम लोग, जब हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जब हम लोग चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका फुल डिस्कशन करेंगे कि क्या जीडीपी होता है। तो आज के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यहाँ। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोले तो इसको सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। अब ये जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर उस देश की घरेलू सीमा में, उस देश की घरेलू सीमा मतलब डोमेस्टिक एरिया में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग उस देश की जीडीपी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू सीमा के अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य हुआ, कुल मूल्य हुआ, उसको हम लोग उस देश की जीडीपी कहते हैं। किसी भी देश की जीडीपी यह बताता है कि उस देश की उत्पादन करने की जो क्षमता है वो कितनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बताया, अंतिम वस्तु और सेवाएं। उसका मतलब क्या हुआ, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मतलब क्या हुआ। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं का मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है, तो चिप्स बनाने वाली अगर कंपनी है तो उसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, आलू चाहिए, और वो आलू खेतों से आ रहे हैं। तो अगर वो आलू खेतों से आपका कंपनी में आ रही हैं तो एक तो आलू हो गया, और फिर वहां प्रोडक्शन होकर के एक चिप्स निकला। तो यहाँ पर बात आती है कि उसके लिए अंतिम उत्पाद क्या हुआ। तो अंतिम उत्पाद का मतलब ये हुआ कि जो अब उपभोग के योग्य हो गया है। जब कोई कस्टमर, जब कोई उपभोक्ता उपभोग उसका करने लगे उस वस्तु का, तो यहाँ पर जो चिप्स कंपनी है, चिप्स यहाँ पर क्या है, अंतिम उत्पाद हो गया, क्योंकि अब वो उपभोग के लायक हो गया है। और यहाँ पर जो आलू है वो आपका अंतिम वस्तु नहीं हुआ।
अब दूसरी ओर एक और एग्जांपल लेकर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसी आलू को जो हमने खेतों से लाया है, इसी आलू को अगर हम घर में यूज करें तो अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो घर में अगर हम यूज करें, उसको सब्जी बनाने के लिए यूज करें, तो वो सब्जी हमारा अंतिम उत्पाद होगा, न कि जो हमने अभी खेतों से जो आलू लाया है वो। तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद का मतलब जो उपभोग के अब योग्य हो गया है, जब उपभोक्ता अब उसको उपयोग करने के योग्य अब समझ रहा हो, तो वो अंतिम उत्पाद हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी का मतलब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ष में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसके घरेलू सीमा के अंदर, यहाँ पर वर्ड आपको समझना जरूरी है कि घरेलू सीमा के अंदर कुल अंतिम वस्तुओं और जो सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य है उसको हम लोग जीडीपी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो मात्र 17% है। लेकिन जनसंख्या की अगर बात करें तो एक बड़ा जो पॉपुलेशन है वो इस क्षेत्र में लगा हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग द्वितीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके बारे में देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाले कच्चे माल, प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाले कच्चे माल का मूल्यवर्धन कर उत्पादन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर क्या वर्ड लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाले कच्चे माल का मूल्यवर्धन किया जाता है। जो भी प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चे माल मिले उसका हमने क्या किया, मूल्यवर्धन किया और फिर उसका प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, तो वो किस क्षेत्र के अंदर आएगा, वो आपका द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं, जैसे हमने खेतों से गेहूं लिया और उसको क्या किया, उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया और फिर आटों से मैंने क्या किया, उसको बिस्किट बना दिया। तो उसका गेहूं से क्या हुआ, उसका मूल्यवर्धन हुआ, फिर उसका प्रोडक्शन होगा, बिस्किट में प्रोडक्शन हुआ। तो ये जो हो गया वो आपका उद्योग के माध्यम से हुआ, कारखाना के माध्यम से हुआ, कंपनी के माध्यम से हुआ। तो ये जो द्वितीय क्षेत्र में आएंगे वो उद्योग आ जाएंगे, इस्पात आ जाएंगे, इस तरह के जो आपका सेक्टर हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। इसे औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। जहां पर प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते थे, वहीं आपका द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले दो तरह के लोग यहाँ इसमें पाए जाते हैं। एक वैसे लोग होते हैं जो कुशल होते हैं, मतलब स्किल्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए। एक ऐसे लोग होते हैं जो अकुशल होते हैं, जैसे लेबर हो गए, अकुशल लोग होते हैं। तो जो कुशल लोग होते हैं उसको व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है और जो अकुशल लोग होते हैं उसे ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग थे उसको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं, एक कुशल और एक अकुशल। कुशल वाले को हम लोग व्हाइट नाम दे रहे हैं और अकुशल वाले को हम लोग ब्लू नाम दे रहे हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर भारत की जीडीपी में अगर बात किया जाए तो इसका योगदान कितना है, तो 31% इसका योगदान है द्वितीय क्षेत्र का। तो लगभग 31% इसका योगदान है द्वितीय क्षेत्र का, आपका भारत की जीडीपी में योगदान है। तो द्वितीय क्षेत्र आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बाद अब हम लोग देखते हैं तृतीय क्षेत्र के बारे में। तो टर्शियरी सेक्टर के बारे में देखते हैं, जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करें। यहाँ सेवा प्रदान, ये क्या सर्विस प्रोवाइडर है, किसको, तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सर्विस सेवा प्रदान करता है। जैसे में यहाँ पर शिक्षा, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, कोई सामान को, स्वास्थ्य, होटल, ये सारे क्या दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र को। इसीलिए हम लोग इसको तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। इसे देखिए, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ लिखा भी हुआ है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अगर मैं जीडीपी में इसकी योगदान की बात करूं तो इसका जीडीपी में योगदान है लगभग 55% है। लेकिन यहाँ जनसंख्या की बात करें तो ये 10%, यहाँ पर 10% जनसंख्या कार्य कर रही है। तो ये प्राइमरी सेक्टर का जो प्राथमिक क्षेत्र है इसका जस्ट यहाँ पर अपोजिट लग रहा है। यहाँ पर जीडीपी में योगदान यहाँ पर ज्यादा है, जनसंख्या यहाँ पर कम है, और प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी में योगदान कम है, जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। तो आपको से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा भारत की जीडीपी में किसका योगदान है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का या क्वार्टरनरी का या क्यूनरी का, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि टर्सरी जो सेक्टर है उसका योगदान है, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। तो दोस्तों ये आप तीनों समझ गए होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका नोट्स आप
जरूर बना लीजिएगा अपने हैंड रिटन नोट्स। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं चतुर्थ क्षेत्र के बारे में। चतुर्थ क्षेत्र के क्या होता है, इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योग को रखा जाता है। तो दोस्तों, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योग को रखा जाता है, जैसे में अनुसंधान, कोई डिस्कवरी हो रहा है, शिक्षा, पुस्तकालय, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, ये सब ज्ञान आधारित उद्योग हैं। तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, जो कि आपका क्वार्टनरी सेक्टर है, इसको अंतर्गत रखेंगे। इसमें जो कार्य करने वाले लोग होते हैं वो कैसे लोग होंगे, इसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं जरा सोचिए कि किस प्रकार के लोग होंगे। वो कुशल लोग होंगे, स्किल्ड पर्सन होंगे, नॉन स्किल्ड तो इसमें आएंगे नहीं। तो स्किल्ड पर्सन होंगे, तो स्किल्ड पर्सन को हम लोग क्या कहते थे, व्हाइट कॉलर जॉब कहते थे। आपको पिछला जो मैंने आपको बताया था द्वितीय क्षेत्र में, तो उसमें बताया था जो कुशल लोग हैं उसको हम लोग वो व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। तो यहाँ भी जो लोग चतुर्थ क्षेत्र में काम करेंगे, वो ज्ञान आधारित उद्योग में काम करेंगे, तो वो हमारा कैसे लोग होंगे, वो आपका स्किल्ड पर्सन है। और स्किल्ड पर्सन जब भी रहेंगे तो वो कौन सा जॉब में आएंगे, व्हाइट कॉलर जॉब में आएंगे। तो ये चतुर्थ क्षेत्र के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ये केवल ज्ञान आधारित उद्योग है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम पंचम क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं कि पंचम क्षेत्र क्या होता है। तो इसके अंतर्गत उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले जो संस्थाओं या गतिविधियां हैं उनको शामिल किया गया है। वैसे जो संस्थाएं हैं, वैसे जो गतिविधियां हैं जो उच्च निर्णय लेते हैं, जो आपका उच्च निर्णय लेते हैं, वैसे आपका संस्थाओं को शामिल किया है, जैसे सरकार, फिर आपका मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्था या विधि जो कानून बनाने वाले हैं और वित्त परामर्शदाता हैं, उन सबको हम लोग पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, क्यूनरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या कहता है, तो इनको काम करने वाले लोग को हम लोग गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे रेड कॉलर जॉब। जो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे उसमें दो तरह के लोग थे, एक कुशल लोग थे तो उसको हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते थे, और जो अकुशल थे उसको हम लोग ब्लू कॉलर जॉब कहते थे। इसके बाद यहाँ पर चतुर्थ क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें वैसे लोग क्या बोलते हैं, हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, और जो पंचम क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो हमने 5 क्षेत्र को यहाँ डिफाइन किया, उसका पूरा हमने विवरण आपको बता दिया, पूरा डिस्क्रिप्शन हमने आपको बता दिया। तो ये मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कार्य के आधार पर जो आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो कितने हैं। आधार हमने क्या बनाया है, कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, पहला यहाँ पर संगठित क्षेत्र और दूसरा हो गया असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं, और फिर देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आते हैं कि इसमें जो रोजगार की सेवा शर्तें निश्चित एवं नियमित होती हैं। इस सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो निश्चित होती हैं और नियमित होती हैं, और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, जैसे कि पेंशन, बीमा, अवकाश इत्यादि, उनको सब लाभ मिलता है। और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो लगभग 10% ही यहाँ पाए जाते हैं। तो संगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो आपका निश्चित और नियमित होती हैं। दूसरी तरफ अगर असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो काम करने लोग होते हैं वो स्वनियोजित श्रमिक होते हैं, वेतन भोगी मजदूर होते हैं जो डेली बेसिस पर काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए, सब्जी विक्रेता हो गया, फूड विक्रेता हो गया, या छोटे मोटे दुकानदार हो गए। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। इसमें लगभग 90% जो आपका लोग हैं इसमें कार्य कर रहे होते हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में आपका क्या है, संगठित क्षेत्र में जहां सेवा शर्तें आपका निश्चित और नियमित है, वही असंगठित क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पर सेवा शर्तें कोई यहाँ पर हिसाब किताब नहीं है, कोई भी तरह का यहाँ पर सेवा शर्तें आपका निश्चित नहीं है किसी प्रकार का। बस सेल्फ आप वर्क कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप वर्क कर रहे हैं उस तरीके से, और आप डेली बेसिस पर आप काम कर रहे हैं। तो ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर आपका अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। तो ये तो हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। अब हम लोग तीसरा था, आपका आधार कौन था, स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 तरह के क्षेत्र हैं। पहला हो गया सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, और दूसरा हो गया निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर किसको बोलते हैं और
प्राइवेट सेक्टर किसको बोलते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जब किसी इकाई, संस्था या कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो। इसमें जो सरकार की जो आपका हिस्सेदारी है, सरकार का जो शेयर है वो कितना है, 50% से अधिक है, तब जाकर हम कहेंगे कि वो जो हमारा इकाई है, वो जो हमारा यूनिट है, वो जो हमारा संस्था है, वो जो आपका कंपनी है, वो किस सेक्टर के अंतर्गत है, तो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत है। वहीं इसका जब उल्टा करते हैं, जब किसी इकाई, संस्था या कंपनी में निजी व्यक्ति या समूह की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो, तो उसको हम लोग निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का जो शेयर है वो 50% से अधिक है, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो निजी जो लोग हैं, जो निजी समूह हैं, उनका जो शेयर है वो 50% से अधिक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर आपका अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, फिर कार्य के आधार पर कितने क्षेत्र हैं, और फिर स्वामित्व के आधार पर कितने क्षेत्र हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के पूरे के जो भी आपका क्षेत्र थे वो पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो ये आपका जो टॉपिक है वो आपका खत्म हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फिर से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को आप आराम से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। इसलिए आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, आप सीरियस में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको एकदम आराम से देखिए। मैं आपको लिखने के लिए समय दे रहा हूँ, बस आप इसको ध्यान से सुनिए और देखिए, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप गौर करिए, और बाकी सारी चीज़ आपके दिमाग में तुरंत फिट हो जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।